हेलो गाइज, वेलकम टू ग्राफिक टीज बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइन फॉर द टी शर्ट्स। तो हमारे लास्ट वीडियो में हमने आपको प्रॉमिस किया था कि आने वाले वीडियो में आपको बेवकूफ.com की जो हियर फॉर द बूस्ट टी शर्ट है, एग्जैक्टली हम उस तरह की टी शर्ट प्रिंट करके आपको दिखाएंगे। सेम डिजाइन रहने वाले, तो हम क्वालिटी टेस्टिंग और प्रिंट डिजाइन टेस्टिंग और बाकी चीज़ों की टेस्टिंग भी हम कर सकते हैं। तो इस वीडियो का पर्पज हमारा यही है कि आप सिर्फ ये एजुकेशन पर्पज के लिए मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, आप किसी की भी डिजाइन डाउनलोड करके प्रिंट करके उसे सेल नहीं कर सकते मार्केट में। अगर आप इस तरह के करते हो चीज़ें तो आपके ऊपर कॉपीराइट वायलेशन का केस भी हो सकता है। तो आपको ये चीज़ नहीं करना है, ये सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए। अब मैं इसे सेल नहीं करने वाला हूँ, मैं इसे आपको सिर्फ दिखाने वाला हूँ कि आप भी कर सकते हो इस तरह का। मैं शायद अपने टी शर्ट में पहनूं, घूमूं, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर आप सेल नहीं कर सकते, कमर्शियली उनकी डिजाइन का यूज नहीं कर सकते आप। ठीक है, तो ये चीज़ है। मेरे पास देख सकते हो कि यही बेवकूफ़ की वो टी शर्ट है, मेरे पास 1 महीने से पड़ी हुई थी। तो फाइनली मेरा ऑफिस का भी काम चल रहा था, इसलिए मैं वीडियो नहीं डाल पा रहा था। तो एग्जैक्टली मैं पहला और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये वीडियो 4 पार्ट में होने वाला है। पहले पार्ट में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको डिज़ाइन किस तरह से प्रिपेयर करता हूँ मैं, और ये वीडियो में मैं डिज़ाइन के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैं बाकी रिलेटेड जो चीज़ें जैसे स्क्रीन बनाना, मेश किस तरह से लगाना है, उस चीज़ों के बारे में हम डिटेल में बात करेंगे। क्योंकि हमारे जो कस्टमर है उनको भी कुछ क्वेरीज आती है कि सर हमें भी अच्छी क्वालिटी की टी शर्ट प्रिंट करना है, पर वो क्वालिटी मिलेगी या नहीं मिलेगी सर, हमको डाउट है। तो हम एग्जैक्टली इस वीडियो में वो करके देखने वाली चीज़ें। ठीक है, ऐसी क्वालिटी मिल सकती है या इससे अच्छी क्वालिटी मिल सकती है। तो फर्स्ट वीडियो में बता रहा हूँ, डिज़ाइन हम करेंगे, फ्रेम बनाएंगे, कोटिंग करेंगे, एक्सपोजिंग करेंगे। ठीक है, ये फर्स्ट पार्ट में होगा। सेकंड पार्ट में हम देखेंगे कि उसे किस तरह से प्रिंट करना है, प्रिंट करते हो कौन सी चीज़ हमें ध्यान में रखना है। थर्ड पार्ट में जो हम देखेंगे कि हम क्वालिटी टेस्ट करेंगे बेवकूफ़ की टी शर्ट, एज वेल एज हम जो टी शर्ट प्रिंट करेंगे साइड बाय साइड उसकी स्क्रैच टेस्ट, वॉशिंग टेस्ट हम करेंगे कि कौन सी क्वालिटी बेटर है और किस तरह से आप क्वालिटी को और इंप्रूव कर सकते हो। और जो फोर्थ सेगमेंट रहेगा, फोर्थ पार्ट रहेगा, उसमें हम देखने वाले कॉस्ट एनालिसिस कि एक टी शर्ट प्रिंट करने के लिए आपको कितना कॉस्ट लग सकता है। स्क्रीन प्रिंटिंग अगर आप करना चाहते हो तो 5 से या 10 से ऊपर टी शर्ट क्यों बोला जाता है कि प्रिंट करना चाहिए, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो 5 से मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि ये जो एक बेवकूफ़ की टी शर्ट्स है, आप देख सकते हो। मैंने एक पहले खरीदी थी बेवकूफ़ की टी शर्ट। तो सबसे पहले अगर मुझे इस तरह की डिज़ाइन बनाना है तो मेरा सबसे पहला स्टेप होता है कि ये डिज़ाइन का डायमेंशंस कितना है, ये डिज़ाइन एरिया कितना है, वो मुझे पता करना है। तो ये रही मेरी स्केल। तो आप देख सकते हो आपके लेफ्ट टू राइट इसका जो डायमेंशन है वो 9 इंच तक का है। सो मुझे पता चला कि लेफ्ट टू राइट अगर मैं लेता हूँ 9 इंच है। अगर इसकी मैं लेंथ की बात करूँ तो ये आती है एग्जैक्टली 12 इंच। 12 इंच है ना, अराउंड 1 फीट। ओके, तो हमें याद रखना है ये है आपकी 9 इंच और ये 12 इंच। तो मुझे पता चल गया कि ये डिज़ाइन एरिया कितना है। तो अब मैं क्या करने वाला हूँ, मैं जो सॉफ्टवेयर यूज़ करता हूँ एफिनिटी डिज़ाइनर, उस सॉफ्टवेयर पे मैं जाके एग्जैक्टली एक बॉक्स बनाऊंगा 9 बाय 12 इंच वाला, और कोशिश करूंगा ये रिप्लिकेट डिज़ाइन उस बॉक्स के अंदर एग्जैक्टली है। तो हमारी ये डिज़ाइन जो हम बनाने वाले, प्रिंट आउट करने वाले, वो डिज़ाइन और बेवकूफ.com की ये डिज़ाइन एग्जैक्टली मैच हो। तो उसका मैं कुछ फास्ट फॉरवर्ड में आपको स्क्रीन में शायद नज़र भी आ रहा होगा, मैं वो चीज़ दिखा रहा हूँ आपको। तो एग्जैक्टली मैंने वो डिज़ाइन बना ली है। अब इसके बाद का हमारा स्टेप होता है वो होता है प्रिंट आउट निकालना। तो मेरे पास तो वैसे A3 साइज का कैनन का प्रिंटर है, और जो बिगिनर्स अगर उनको लग रहा होगा कि सर हमें भी प्रिंटर लेने की जरूरत है, तो मैं क्लियर कर दूं कि आपको प्रिंटर की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। मेरे पास प्रिंटर है तो मैं अभी फिलहाल यूज़ कर रहा हूँ, पर मोस्ट ऑफ द टाइम जब नहीं था, प्रिंट आउट की जो शॉप होती है उसमें जाइए, ट्रेसिंग पेपर, याद रखिए रेगुलर पेपर नहीं, ट्रेसिंग पेपर। मैं आपको उसकी फोटो भी स्क्रीन में दिखा देता हूँ, दोनों में फर्क क्या है। ट्रेसिंग पेपर के ऊपर आपको प्रिंट आउट निकालना है, उससे आपको रिजल्ट बहुत अच्छे मिलते हैं। अगर आपके एरिया में ट्रेसिंग पेपर नहीं मिल रहा है, आपके पास सिर्फ रेगुलर पेपर है A3 साइज का, तो उसका भी सोल्यूशन कुछ हो सकता है क्या, आने वाले वीडियो में शायद मैं वो भी चीज़ कवर करूंगा। हाँ, आप कर सकते हो, उसके ऊपर भी प्रिंटिंग कर सकते हैं, शायद आपका एक्सपोजर टाइमिंग के ऊपर थोड़ा बहुत फर्क उसका गिरेगा। तो मुझे डिज़ाइन एरिया पता चल गया है, मैंने अपने कंप्यूटर पर वो डिज़ाइन बना ली है। अब मैं उसके 2 प्रिंट आउट यहाँ निकालने वाला हूँ। ठीक है, तो मैंने दोनों प्रिंट आउट निकाल लिया है, आप देख सकते हो, पार्ट 1 पार्ट 2। और यहाँ रजिस्ट्रेशन का थोड़ा इशू हुआ है, बट इज़ नॉट बिग इशू फॉर मी, क्योंकि मुझे पता है इसको किस तरह से हैंडल करना है। पर आप कोशिश कीजिए, आप फर्स्ट टाइम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, इस तरह का कोई इशू ना है। ये इंक थोड़ा ओवरफ्लो हो गया था और टच करने की वजह से थोड़ा इधर उधर शिफ्टिंग और थोड़ा डैमेज हुआ है, बट मेरे लिए कोई बड़ी इशू नहीं है। मैं फिर भी इसका यूज़ करूँगा एक्सपोजिंग करने के लिए। ठीक है, तो हम अभी इसके बाद हम फ्रेम बनाना सीखने वाले। तो मैं अभी क्या करने वाला हूँ कि उसको सिंपली एक फ्रेम है मेरे पास, उसे किस तरह से आपको फ्रेम उसके ऊपर चढ़ाना है, मेश चढ़ाना है, वो आपको मैं सिखाने वाला हूँ। तो और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे सर आपकी डिज़ाइन तो एक ही है, आप 2 फ्रेम क्यों बना रहे हैं या फिर आपने 2 प्रिंट आउट क्यों निकाले। तो स्क्रीन प्रिंटिंग में क्या होता है कि आपके डिज़ाइन में जितने कलर्स होंगे उतनी आपको फ्रेम बनाना ही पड़ता है। जैसे ये बेवकूफ़ की जो टी शर्ट है, इसमें आप देख सकते हैं एक गोल्डन येलो कलर है और दूसरा व्हाइट कलर है। तो व्हाइट कलर के लिए मुझे एक फ्रेम बनाना पड़ेगा, येलो कलर के लिए एक फ्रेम बनाना पड़ेगा। अगर इसमें 3 कलर होते थे इस डिज़ाइन में तो मुझे 3 फ्रेम बनाना पड़ता था। तो
बात बहुत क्लियर है कि आपके डिजाइन्स में जितने कलर रहेंगे उतनी आपको फ्रेम बनाना काफी जरूरी है। तो फ्रेम बनाना किस तरह से और बेस्ट वे क्या है? तो बेसिकली फ्रेम बनाने के लिए मैंने इन्वेंट किया था एक टूल, स्क्रीन स्ट्रेचर इसे मैं बोलता हूँ। आप ये चीज भी हमसे खरीद सकते हो और मैक्सिमम जो स्टार्टअप किट आती है उसमें आपको ये स्क्रीन स्ट्रेचर मिलता है। और ये रही आपकी फ्रेम, ठीक है। तो इसमें फ्रेम में भी काफी वैरायटी की फ्रेम्स आती है। फिलहाल जो मैं फ्रेम यूज कर रहा हूँ ये सबसे लाइट फ्रेम है, थोड़ी हल्की होती है, 1.25 इंच की ये फ्रेम होती है। इससे भी बड़ी फ्रेम आती है, थोड़ी मजबूत और फ्रेम मिलती है, पर ठीक है ये भी फ्रेम में हमें प्रैक्टिस करना होता है आपको बिगनर्स को, तो ये फ्रेम चल जाएगी आपको, ठीक है। उसके बाद आती है मेश। ये मेश होती है 25 नंबर की, मैं रेकमेंड करता हूँ, पर काफी लोग 16 नंबर या 18 नंबर की मेश आपको रेकमेंड बोलते कि आप यूज कीजिए करके। पर मेरा पर्सनल जितना एक्सपीरियंस है, मुझे हमेशा अगर मैं नायलॉन की मेश यूज करता हूँ तो 25 नंबर के मेश में मुझे अच्छी एक शार्पनेस नजर आती है डिजाइन में और अच्छा एक रिजल्ट मिलता है। तो मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि 25 नंबर की मेश ही यूज करूँ। तो सर अभी मेश बनाना क्या है? और दूसरी बात याद रखिए कि ये मेश को आपको काफी केयर से रखना। अगर आपको जमीन पे भी रखना है तो याद रखिए कि नीचे पेपर रखिए, पेपर के ऊपर ही रखिए। इसके ऊपर आप डस्ट, कोई भी पार्टिकल्स या पेंट या कोई भी चीज इसके ऊपर लगनी नहीं चाहिए। काफी इसको प्रिकॉशन लेना पड़ता है इसको यूज करते वक्त। तो फिलहाल मैंने नीचे पेपर बिछा दिया, उसके ऊपर मैंने ये मेश रखी है। तो फर्स्ट स्टेप हमारी क्या है? सबसे पहले क्या, आपकी ये फ्रेम है, फ्रेम के ऊपर भी डस्ट लगी हुई रहती है। जो सरफेसेस होते हैं जिसके हम ऊपर लगाते हैं उसके ऊपर भी डस्ट लगी होती है। तो मैं क्या करता हूँ, एक फाइन पेपर होता है या साइन पेपर जिसे हम बोलते हैं, 100 माइक्रोन का या 80 माइक्रोन का आप पेपर यूज कर सकते हैं। जिस साइड में आपको मेश फर्स्ट ऑफ ऑल ग्लू करना है उसको थोड़ा आप इस तरह से रफ कर लीजिए। तो इससे क्या होगा, फाइन पेपर यूज कीजिए 100 माइक्रोन का अगर जो मिलता है वो। इससे क्या होगा, इसके ऊपर भी कुछ भी अगर चिपका होगा, अनवांटेड पार्टिकल्स होंगे, डस्ट होगा, वो सब थोड़ा बहुत रफ हो जाएगा। उसके बाद सॉफ्ट कॉटन से उसे अच्छे से पोंछ लीजिए, ठीक है। तो मैंने क्या कर लिया, मैंने अच्छे से उसे पोंछ लिया। तो पीछे से हमको करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हम एक साइड हमने डिसाइड किया कि इस साइड में हमें मेश लगाना है। सेकंड मैंने चीज जो की है, मेश को मैंने कट करके रखा है। जो फ्रेम मेरे हाथ में आप देख पा रहे हो ये 16 बाय 20 इंच वाली फ्रेम है, ठीक है। ये 16 बाय 20 वाली इंच की फ्रेम है। तो हमेशा हम मेश को किस तरह से चिपकाते हैं वो मैं पहले आपको बता देता हूँ। एक साइड होते हैं जिसे हम पहले से इधर और इस साइड से हम ग्लू करके रख देते हैं। तो कोशिश कीजिए कि इस साइड का तो आपका ग्लू हो जाएगा, जो आपको समझ में आ जाएगा इजीली। आपको फ्रेम में पहले फर्स्ट टाइम इस साइड का ग्लू करना है, तो इस साइड में आपको एक्सेसिव कपड़ा निकालने की जरूरत नहीं, मेश निकालने की जरूरत नहीं है, ना कि इस साइड में भी। पर इस साइड में हमें इसे रोल करना पड़ता है। तो मैं कोशिश करता हूं 3 से 4 इंच का ज्यादा कपड़ा फ्रेम से बाहर निकले। तो आप ये जो लेन देख पा रहे हैं, कहीं 3 होगा कोई 4 होगा वॉटेवर, पर 3 इंच से ज्यादा का आपका ये कपड़ा फ्रेम के इस साइड में और दूसरे छोटे साइड से निकलना चाहिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें करना क्या है, मैंने सैंड पेपर से उसे रफ कर लिया है, 10 पार्टिकल निकल गए, कॉटन से उसे पोंछ लिया है। सेकंड, एक साइड लेना है, मुझे चूज करना है। इस तरह से मैं इसे रख रहा हूं, ठीक है। इसे हम फेविबॉन्ड या फेविक्विक आप जिसे बोलते हैं, काफी इसके नाम होते हैं, पर ये सिंपली आपको फेविक्विक तो पता होता है सबका। एग्जैक्टली सेम फेविक्विक है, अलग ब्रांड का यूज कर रहा हूं, पर एग्जैक्टली फेविक्विक जैसा इसकी प्रॉपर्टीज है। ये तुरंत 1 सेकंड 2 सेकंड में चिपक जाता है, ये चिपका देता है मटेरियल को। तो मैं फर्स्ट इसको यूज किस तरह से करना है, कोई भी एक कॉर्नर जैसे आप इस तरह से देख पा रहे होंगे, तो इस कॉर्नर पे मैं इसे 2 से 3 ड्रॉप इसमें डाल दूंगा। तो मैं पहले क्या कर रहा हूं, एक कॉर्नर को मैंने फिक्स कर दिया, आप देख सकते हो मैंने एक कॉर्नर इसका फिक्स कर दिया, तुरंत सूख जाता है। फिर मैं इसे थोड़ा स्ट्रेच करूंगा, मेश को इस साइड से थोड़ा स्ट्रेच करने के बाद सेम चीज मैं इधर भी करूंगा। इस साइड में भी मैं 2-3 बूंद डाल के इसे थोड़ा इस तरह से चिपका दूंगा, ठीक है। तुरंत सूख जाता है, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। फ्रेम बनाने के और काफी तरीके होते हैं, एक स्टेपलर गन भी मिलती है जो मेरे पास है, मैं कोशिश करूंगा आपको दिखाने की। फिलहाल ये मेश में बना लेता हूं, उससे काफी इजी हो जाता है। स्टेपलर गन में क्या करना पड़ता है आपको कि इस तरह से आपने लगा दिया या फिर लगाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप लोग स्टेपलर मारना पड़ता है। तो स्टेपलर की वजह से ये मेश काफी यहाँ से लग जाती है, इजीली लग जाती है। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, थोड़ा वीडियो पॉज कीजिए 1 मिनट।
तो ये स्टेपलर पिन मशीन है जो मैं बता रहा था, सॉरी वीडियो मुझे पॉज करना पड़ा था। तो दूसरा तरीका क्या है, अगर आपको ग्लू नहीं लगाना है, आपको ग्लू यूज नहीं करना है, तो सेकंड ऑप्शन इसमें ये पिन होता है। ये मशीन आपको 600 से 700 रुपए की मार्केट में मिल जाती है। इसमें क्या करना पड़ता है, मैं सिर्फ डेमो के लिए आपको दिखा रहा हूँ। मैं तो ग्लू प्रीफर करता हूँ, पर क्योंकि आपको स्टेपलर एक बार लगा दिया, आपको फिर से इसके ऊपर मेश लगाना तो फ्रेम आपकी खराब हो जाती है। तो मैं इसका यूज नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मेश को और फ्रेम को बार बार यूज करना चाहता हूँ। तो सिंपली इसको यूज कैसे करते हैं, इसके अंदर पिन है, इस तरह से इसको आपको, सॉरी इस तरह से आपको सिर्फ इसे 1 2 पास से दिखाइए एक बार। आप देख रहे हैं यहाँ स्टेपलर मैंने लगाया नहीं है, तो ये क्या होगा यहाँ भी, तो मैं थोड़ा डिस्टेंस ज्यादा रख रहा हूँ, इतने डिस्टेंस पे नहीं, आपको बीच में भी यहाँ ये करना। तो मैं क्या करता हूँ अभी फिलहाल, दिस इज द फास्टेस्ट एंड इजिएस्ट वे टू डू, बट फिलहाल मैं प्रीफर करता हूँ ग्लू यूज करूँ। ये आपकी चॉइस है, आप इससे भी कर सकते हो, काफ़ी फास्ट आपकी फ्रेम 2 से 3 मिनट में बन जाती है। बट कोशिश कीजिए कि इसका ज़्यादा यूज़ मत कीजिए, क्योंकि आपकी फ्रेम खराब हो जाती है, आपको फ्रेम को रीयूज़ करते वक्त थोड़ी मुश्किल जाती है। तो ये हो गया। सेकंड थिंग मैं जो प्रीफर करता हूँ करना, अब मैंने इसके 3 कॉर्नर 1 2 3 कॉर्नर को फेविक्विक इजी, मैं ये एक्चुअली फेविक्विक नहीं, पर मैं इजी आपको समझे इसलिए मैं फेविक्विक बोल रहा हूँ, वो मैंने लगा दिया है। और उसके बाद ये जो एरिया, जो प्रिंटिंग एरिया हमारा रहता है, उसके ऊपर मैं पेपर रखता हूँ। अब ये पेपर रखने का रीज़न क्या होता है कि हमें पता नहीं चलता, जब हम ये लगाते हैं इसके कुछ ड्रॉपलेट्स होते हैं वो स्क्रीन के ऊपर उड़ जाते हैं, और एक बार अगर ये ड्रॉपलेट स्क्रीन के ऊपर गिर गए तो वो स्क्रीन यूजफुल नहीं रहती है। तो हमेशा कोशिश करना आपका जो प्रिंटिंग एरिया उसको इस तरह के किसी कवर से कवर अप कर दे। ठीक है, ये पेज है, मैंने उसको कवर करके रख दिया। अब सिंपली क्या करना है, मुझे ये ग्लू लेना है, पास से दिखाओ एक बार। देखो मैं इजीली इसे इस तरह से स्प्रेड कर रहा हूँ। ठीक है, इस तरह से पेपर को ध्यान में रखना है, पेपर का यूज़ करना है। ये होगी वन साइड, इसको मैंने ग्लू कर दिया, और ये काफ़ी इंस्टेंटली ग्लू हो जाता है, तो आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फिर से पेपर को मैंने यूज़ कर रहा हूँ, और इस तरह से मैं ग्लू से काफ़ी इजीली चिपक गया। ठीक है, तो आप स्टेपलर पिन का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली ग्लू का। तो हमें 5 to 10 सेकंड रुकना है, उसे थोड़ा सूखने देना है उसको थोड़ा। तो उसके बाद हम फिर बताने वाला हूं मैं कि उसको बाद में आपको इस स्ट्रेचर का इस्तेमाल किस तरह से करना है। ठीक है, तो एक्चुअली अभी हमारे अच्छे से सूख गया है। तो मैं क्या करने वाली, ये स्ट्रिप है, ये 24 इंच 25 इंच की स्ट्रिप रहती है, इसे मैं इस तरह से रखता हूँ। और उसके पहले मैंने क्या कर दिया कि एक साइड जो फ्रेम का ये मैंने कपड़ा थोड़ा फाड़ दिया है। मीन्स आपका जो कॉर्नर है ये जो सेकंड थर्ड फोर्थ कॉर्नर रहता है, वहां से आपको इस तरह के बीच में से आपको कपड़ा फाड़ देना है। ठीक है, उसका रीजन इस तरह से होता है कि आप जब रोल करते हो, आपको रोल करने में थोड़ी आसानी हो जाती है, और उसका कोई रीजन नहीं है दूसरा। तो आप जब रोल कर पाओगे तो अच्छे से इजीली आप उसे रोल कर पाओगे। तो ये हमारी स्ट्रिप रही। अब इसके स्ट्रिप के ऊपर क्या करना है, आपको कम से कम 3 इंच, अंदाजे से 2.5 से 3 इंच का ऐसा डिस्टेंस यहाँ से छोड़ना है। और इस स्ट्रिप के ऊपर एक ग्लू यहाँ, एक ड्रॉप ग्लू का यहाँ, एक बीच में, और एक इस कॉर्नर में मैं लगा दूंगा। तो इसका क्या होगा कि अभी ये मेश है, ये स्ट्रिप के ऊपर चिपक गई है 1 2 3। ठीक है, ये जैसे ही ड्राई हो जाती है मैं इसे हम रोल करेंगे। अगर आपको इसको जल्दी सुखाना होगा, फूंक भी सकते हो, उस तरह से भी आप इसे सुखा सकते हो ब्लो करके। बट ठीक है, हम 5 सेकंड 10 सेकंड का वेट कर सकते हैं इसके लिए। और कोशिश कीजिए कि इसको टच ना कीजिए, क्योंकि वो अगर गीला रहता है आपके हाथ को लग जाता है और मेश फिर से निकल जाती है। मैं काफ़ी बार मेरे साथ हुआ, इसलिए कह रहा हूँ। और जैसे आपके थोड़ा बहुत टाइम हो गया, आप इसे सिंपली इस तरह से रोल कीजिए। आप देख सकते मैंने रोल किया इसे, और इसे फिर जितनी हो सके ताकत से इसे आपको स्क्रीन के ऊपर फ्लैट करना है। मैंने इसे रोल करके इस तरह से फ्लैट कर दिया है। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम आपको याद रखना है कि जो बड़ी वाली साइड है, जैसे ये छोटी साइड होती है 16 इंच वाली साइड है, ये 20 इंच वाली साइड है। तो सबसे पहले अगर आपको इस तरह से रोल करना है तो आपको हमेशा बड़े वाले साइड से सबसे पहले रोल करना जरूरी है। तो ये हमारा नया स्ट्रेचर है। तो इसके नीचे एक आपको थोड़ा ये पलटे ना करके थोड़ा सपोर्ट टाइप के 2 स्ट्रिप नीचे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो सिंपली इसके बाद इजी है, आपको जो करना है काफ़ी इजी चीज़ है। आपको ये स्ट्रिप लेना है, इस तरह से ये स्लॉट के अंदर और इधर के स्लॉट के अंदर इंसर्ट करना। ठीक है, तो मैंने क्या किया, ये स्लॉट के अंदर और इस स्लॉट के अंदर ऐसा इस तरह से इंसर्ट कर दिया। और उसके बाद सिंपली इसे एक साइड में मैं
झुकाने वाला हूँ। तो ये हो गई अच्छे से स्ट्रेच। सेकंड, फिर से हमें प्रिकॉशन लेना है, हम ग्लू लगाते तब ग्लू स्क्रीन प्रिंटिंग एरिया पे ना आ करके मैं पेपर रख दिया है और इसे फिर मैं अच्छी तरीके से ग्लू लगा दूंगा। यही अगर आप स्टेपलर गन के साथ करते थोड़ा फास्ट हो जाएगा प्रोसेस, क्योंकि आपको बेंड करना है, आपकी स्टेपलर लेना, पट 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 आपको करना है, इजीली हो जाता है। ग्लू के लिए आपको 5 से 10 सेकंड का वेट करना ही पड़ता है। तो अभी मैं थोड़ा पॉज लेता हूँ। यही सेम चीज हमें सेकंड उस साइड के लिए करना है, तो मैं 10 सेकंड इसे अच्छे से ड्राई होने देता हूँ, फिर हम सेकंड साइड को एग्जैक्टली सेम चीज रिपीट करने वाले। तो ये अभी सूख गई है, हम इसे निकालेंगे। ये इजीली निकल जाता है स्टील के पट्टी से। सेम चीज हमें रिपीट करना है जो 16 इंच वाली साइड होती है हमारी, उस साइड से। ठीक है, अंदाजे से आपको फिर से ये सेंटर में लेना है। 1 ड्रॉप, 2 ड्रॉप, सेकंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप। ये रहा हमारा स्ट्रेचर। फिर से इस स्लॉट के अंदर इसे इंसर्ट करना है। अब धीरे 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 इसे नीचे लेते जाना है। पेपर रखना है। अच्छे से ग्लू लगा दीजिए हर कॉर्नर पे। और इसके बारे में और कुछ चीज़ें बता देता हूँ, जैसे कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल बता दें कि नायलॉन मेश हम यूज़ कर रहे हैं। 16 बाय 20 इंच वाली ये फ्रेम है। 1 मीटर के कपड़े में आपकी 4 फ्रेम बनती है और आप ये एक ग्लू बॉटल कम से कम 3 फ्रेम बनाने के लिए यूज़ कर सकते हो। ठीक है, ये मार्केट में 30-40 रुपये का ग्लू बॉटल मिलता है और जो मेश का रेट है 25 नंबर, ये मार्केट में 100 से लेके 110, डिपेंड करता है आप कौन से ब्रांड का ले रहे हो। 90 रुपये की भी मिलती है, 100 की भी मिलती है, 120 की भी मिलती है। तो ब्रांड के ऊपर भी डिपेंड करता है आप कौन सी ब्रांड की मेश ले रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया। और सेकंड थिंग इसके ऊपर बताना चाहता कि एक्चुअली इसका जो ये स्क्रीन होती है हमारी, इसका जो टेंशन होता है वो हमेशा 25 न्यूटन से लेकर 30 न्यूटन तक होना चाहिए। तो 25 न्यूटन मीन्स सिमिलर टू 2.5 kg। 2.5 kg मीन्स इसका मतलब क्या है कि अगर मैं 2.2 kg का फोर्स लगा के इस साइड से खींच रहा हूं, हर तरह से, इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से, चारों साइड से, अगर मैं 2.4 का ऐसा kg का फोर्स लगा रहा हूं, 2.5 kg का ऐसा फोर्स लगा रहा हूं, वो लगाने के बाद चारों साइड से लगाने के बाद इस स्क्रीन के ऊपर जितना टेंशन आएगा वो होता है आपका 25 न्यूटन या 30 न्यूटन के करीबन। ठीक है, 30 न्यूटन बोले तो 3 kg के सिमिलर हो जाएगा, 25 बोले तो 2.5। तो हमारे स्क्रीन के ऊपर एटलीस्ट उतना टेंशन होना बहुत जरूरी है। नायलॉन में क्या होता है कि नायलॉन की मेश जो होती है वो थोड़ी स्ट्रेचेबल होती है, यानी वो फैलती ज्यादा है, फ्लेक्सिबल होती है थोड़ी बहुत। अगर इसकी जगह आप पॉलिस्टर की मेश यूज करते हैं, पॉलिस्टर की मेश ज्यादा तनती नहीं है, फैलती नहीं, उसके ऊपर आपको काफी अच्छा टेंशन मिलता है। नायलॉन की मेश टाइम के साथ सस्ती होती है, पर टाइम के साथ इसकी जो टेंशन ओरिजिनली जो उसका टेंशन रहता है वो रखने की, रिट्रीव करने की जो ताकत रहती है वो टाइम के साथ कम कम होते जाती है। ठीक है, वो रिस्टोर नहीं कर पाती, उसका वो जो टेंशन होता है वो रिस्टोर नहीं कर सकती है, वो टाइम के साथ लूज होते जाती है। पर पॉलिस्टर के साथ थोड़ा अच्छा रिजल्ट आपको मिलता है। तो ये चीज़ याद रखिए। और फिर से हम इसे निकाल देते हैं। ये वीडियो फिर से काफ़ी बड़ा होने वाला है, ये पूरी सीरीज थोड़ी बड़ी होने वाली है, तो जिनको सीरियसली सीखना है वही ये वीडियो अच्छे से देखें, या फिर जिन्हें इंटरेस्ट है स्क्रीन प्रिंटिंग होती किस तरह से है या किस तरह से प्रिंट की जाती है वो चीज़ देखें। तो हमारी
फ्रेम बन के रेडी है। तो हम इसका थोड़ा टेंशन टेस्ट करेंगे। जैसे मोबाइल है मेरा 200 ग्राम का, तो ये देख सकते हैं कि हमारे इसमें काफ़ी अच्छी टेंशन है, ठीक है। तो अच्छा टेंशन स्क्रीन में रहना बहुत ज़रूरी है अच्छे रिजल्ट्स के लिए। तो इसे मैं जो एक्सेसिव एरिया अभी जो स्क्रीन मेश है मेरी, इसको मैं अच्छी तरीके से यहाँ से फाड़ देता हूँ, ठीक है। ये मैंने इस साइड से फाड़ दिया। सेम रिपीट मैं यहाँ से करूँगा। ठीक है, और सेम रिपीट करने वाला मैं ये वाली मेश बनाने के लिए, ठीक है। आपको भी वही सेम चीज़ करना है। हमारी काफ़ी अच्छी मेश बन चुकी है। और दूसरा और एक प्रॉब्लम मैं आपको बता दूं कि जब इस तरह के हल्के फ्रेम पे आप इस तरह की हाई टेंशन वाली मेश चढ़ाते हो तो क्या हो जाता है कि ये फ्रेम थोड़ी बेंड हो जाती है। किस साइड से उठ जाएंगी आपकी फ्रेम, किस साइड से थोड़ी झुक जाएगी, ठीक है। जैसे आप मैं देख सकते हो, इसको जब टेंशन दिया तो फ्रेम थोड़ी उठ गई। तो आप कोशिश कीजिए, जब बिगनर्स के लिए ठीक है ये फ्रेम सस्ती मिलती है, पर आपको प्रोफेशनल रिजल्ट चाहिए तो थोड़ी इससे भी अच्छी क्वालिटी के आप फ्रेम के ऊपर मेश चढ़ाइए हमेशा। तो हमारे पास जो स्टार्टअप किट है आपको दोनों तरह की फ्रेम मिलती है, थोड़ी सस्ती वाली भी मिलती है। पर बिगनर्स के लिए जिन्हें सीखना ही है सिर्फ, मैं रेकमेंड करता हूँ कि थोड़ी हल्के फ्रेम के साथ स्टार्ट कीजिए। फिर बाद में एक बार आपको ये स्ट्रेच करना आ गया, बाकी चीजें आ गई, तो आप फिर अच्छी फ्रेम के साथ जा सकते हैं, अच्छी हेवी वुडन फ्रेम के साथ जा सकते हैं, फिर एल्यूमिनियम फ्रेम के साथ भी आप जा सकते हैं। पर स्टार्टिंग में प्लीज प्रैक्टिस, कम से कम जो सस्ता चीज मिलता है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कीजिए। तो सेम ये चीज रिपीट करने वाला मैं इस फ्रेम के ऊपर। तो मिलता हुआ आपको ये फ्रेम बनाने के बाद आपको मिलता है। इसके बाद हम देखेंगे कि क्या प्रोसेस हमें फॉलो करना है। तो अभी हमने दो फ्रेम बना लिए हमारे दो कलर के लिए, एक गोल्डन येलो के लिए और दूसरी व्हाइट कलर के लिए। तो अभी हमें इसके बाद करना क्या है, नेक्स्ट स्टेप क्या होती है। तो आपको पता है कि इस मेश के ऊपर डस्ट लगी होती है, ऑयल लगा होता है, बहुत सी चीज़ें लगी होती है। जब फैक्ट्री से मैन्युफैक्चर होती है हम मिस हैंडल करते इसे, थोड़ा बहुत डस्ट पार्टिकल इसके ऊपर लग जाते हैं। तो इसे हमें अच्छी तरीके से वॉश करना है। तो वॉश करने के लिए क्या होता है कि एक तो आप विम बार लिक्विड जो मिलता है, विम बार लिक्विड वो यूज कर सकते हैं, या फिर एक होता है कि एंटी डिग्रीजिंग एजेंट होता है, ये चीज होती है, सेम विम लिक्विड जैसा ही काम करती है। इससे हमें इसके ऊपर वॉश करना है, अच्छे से वॉश करना है। अब वॉश करते वक्त आपको, या फिर एक्सपोजिंग होने के बाद स्क्रीन धोने के लिए आपके पास काफी ऑप्शंस होते हैं, आप किससे उसे प्रीफर करते हो स्क्रीन धोना। अगर आपके पास नल में अच्छा फोर्स है, जो मेरे नल में उतना अच्छा फोर्स नहीं है, ठीक ठाक फोर्स है, तो मैं इस तरह का यूज नहीं कर सकता, क्योंकि इसमें अगर आपको प्रेशर नहीं आएगा तो आप इस तरह का जो गन होता है, वाटर जेट गन होता है, वो यूज नहीं कर सकते आप। ये मार्केट में अगर आपके पास नल में प्रेशर अच्छा है, आप ये यूज कर सकते हैं, 200-300 रुपए का ये मिल जाता है विद पाइप। तो ये एक चीज होती है। अगर आपके पास वो भी ऑप्शन नहीं है, अगर आप चाहते कोई अल्टरनेटिव ऑप्शन यूज करना स्क्रीन धोने के लिए, या फिर डिकोडिंग होने एक्सपोजिंग होने के उसे धोने के लिए, तो आप इस तरह का जो स्प्रे बॉटल होती है उसका भी यूज कर सकते हैं, जो हेयर सलून में आपने देखा होगा। अगर आपको ये भी यूज नहीं करना, आपको थोड़ा और इजी वे चाहिए होगा, तो ये कॉम्प्रेस एयर का एक पंप मिलता है। इसे आपके कॉम्प्रेस करके उसके अंदर प्रेशर डेवलप होता है, उसका फिर आप यूज करके स्क्रीन धो सकते हैं। ये भी एक ऑप्शन है। और जो प्रिफर्ड ऑप्शन मेरे लिए और सबसे इजीएस्ट वे होता है, थोड़ा पैसा उसमें जाता है, 3000 रुपए का खर्चा आता है, इसे ड्यूल पंप बोला जाता है। ये हाई प्रेशर पंप है जो कार वॉशिंग के लिए यूज होता है। मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ और स्क्रीन धोने के लिए, इससे टाइम काफी बच जाता है। बट आप 3000 का इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, आप बिगनर हो, आपको इतना पैसा खर्च नहीं करना, आपको सिर्फ सीखना है, तो आप बेटर रहेगा आप स्टार्ट कीजिए। ये जो स्प्रे बॉटल होता है उसका स्टार्ट कीजिए। अगर आपके नल में अच्छा प्रेशर है तो सबसे बेस्ट ऑप्शन आपके लिए कि इस तरह का जो स्प्रे गन मिलता है, ये इसका इस्तेमाल कीजिएगा आप, ठीक है। तो मैं फिलहाल जो स्क्रीन धोने के लिए, टाइम बचाने के लिए, और जो मैं हमेशा यूज करता हूँ, ऑनेस्टली आपको कहना चाहता हूँ, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। काफी इजी और अच्छा होता है। मैं डेमो भी दिखा देता हूँ आपको। तो ये गन की खासियत यही होती है कि आप अच्छा प्रेशर आपको, और कंट्रोल प्रेशर आप इसके लिए यूज कर सकते हैं। मीन्स ज्यादा प्रेशर भी, अगर आपको नैरो करना और फोर्स बढ़ाना है तो आपको हर तरह का प्रेशर इसके ऊपर आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो मुझे ये काफी पसंद है। अगर आपके बजट में है, आप ले सकते हैं, तो ये चीज जरूर लीजिएगा स्क्रीन वॉश करने के लिए। और ऑटोमेटिकली बंद भी हो जाता है कि हमेशा आपको बटन बंद चालू करने की जरूरत नहीं। जैसे ये चालू है, जब तक मैंने ये दबा के रखा है तब तक पानी निकल रहा है, जैसे छोड़ दिया मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। ये काफी बेटर ऑप्शन है। तो सबसे पहले मैं करने वाला क्या हूँ और किस तरह से वॉश करना है, फिलहाल इसे मैं नीचे रख देता हूँ। तो ये हमारी रही स्क्रीन। तो मैं स्क्रीन के ऊपर पहले पानी से इसे अच्छे से दोनों तरफ से पानी लगा देता हूँ।
फिर उसके बाद सेकंड वो चीज़ है जो ये स्कॉच मिलता है ब्राइट, स्कॉच ब्राइट समथिंग स्पंज एक साइड में रहता है, एक साइड में थोड़ा रफिंग के लिए स्पंज एज वेल एज स्क्रॉच होता है एक साइड में। अच्छे से आप इसे थोड़ा गीला कर लीजिए। तो आपको जो हार्ड एरिया इस साइड का, उसके ऊपर आपको हार्डली 2-3 बूंद इसको थोड़ा अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैं अभी भी कह रहा हूं कि ये अगर आपके पास नहीं हो तो आप विम बार लिक्विड भी यूज कर सकते हो। 2 से 3 बूंद सिर्फ इसके ऊपर आपको डालना है। देखिए मैंने काफी कम लिया, इतना सा लिया है और इतना इनफ होता है आपको 4 फ्रेम धोने के लिए। ये काफी चल जाता है। थोड़ा नीचे भी गिर गया तो इसे मैं थोड़ा पोंछ लेता हूँ। और उसके बाद सिंपली क्या करना है, आपको लगा देना है। याद रखिए आपको स्टार्टिंग में रफ जो साइड है स्कॉच का उसके तरफ से रफ करना, स्पंजी साइड से नहीं करना। जो रफ एरिया इसका उस साइड से अच्छे से इसे अच्छे से रब करना है। पीछे के साइड से भी आपको करना है। यही सेम रिपीट मैं अभी इस फ्रेम के साथ भी करने वाला हूं। सेम चीज रिपीट करने वाला हूं। इसे मैं थोड़ा पानी से इनिशियली लगाना है। सेम स्कॉच आपको यूज करना है रफ साइड से इससे अच्छे से। इससे 2-3 चीजें, एक तो आपका इससे 2 चीज अच्छी होती है। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो होता है इसके ऊपर जो पार्टिकल्स होता है निकल ही जाते हैं। और ये रफ सरफेस का से ये जो होता है आपका जो नायलॉन मेश होती है वो थोड़ी रफ हो जाती है। रफ होने की वजह से क्या होता है कि आप जब कोटिंग करते हो तो कोटिंग की पकड़ इस स्क्रीन के ऊपर अच्छी बनती है। तो हमेशा याद रखिए ये रफ साइड से आप इसे वॉश कीजिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए सीधा स्ट्रोक, आड़ा स्ट्रोक, ओके, सीधा स्ट्रोक, आड़ा स्ट्रोक। ठीक है, हमने इसे अच्छे से ये कर लिया है। उसके बाद आपकी गन, इसको मैं धो लेता हूं, इसका काम नहीं है। और इसको यूज करने के लिए बकेट होता है, बकेट में पानी होता है। एक साइड इसका इनलेट, जो इनलेट होता है वो डाला जाता है, ये उसका आउटलेट होता है जिससे हम वॉश कर रहे हैं अभी। ठीक है, हाँ, बट ये हीट गन, सॉरी जो वाटर जेट गन है आप यूज करते हो, याद रखें इसमें पानी काफी वेस्ट होता है, जो कि अच्छी बात नहीं है, पर ठीक है वर्क भी थोड़ा ईजी हो जाता है। ठीक है, ये हमारी स्क्रीन होगी धो के अच्छे से, हमारी स्क्रीन अच्छे से धो के होगी। इसके बाद आप इसे 2 तरीके से ड्राई कर सकते हैं। एक तो आप इसे पंखे के नीचे पंखा चालू करके फ्लोर पे इस तरह से रखें, खड़ी नहीं रखना है, इस तरह से रखें, आपकी जल्दी फ्रेम सूख जाएगी। सेकंड तरीका है, इससे इजीएस्ट और फास्ट तरीका है, आपके घर में अगर हेयर ड्रायर होगा इस तरह से, हेयर ड्रायर से इसे आप इजीली 2 से 3 मिनट में सुखा सकते हो। मैं प्रीफर हमेशा करता हूँ हेयर ड्रायर का इस्तेमाल करूँ, ताकि ये 2 मिनट में आपका सूख जाता है। तो इसे हायर सेटिंग पे सेट कीजिए, पानी झटक लीजिए और इसे आप ड्राई कर लीजिए। ठीक है, ये स्किन को मैं ड्राई करता हूं, उसके बाद मैं आपको इसके बाद क्या करना है वो आपको बताने वाला हूं। हमने हमारे दोनों फ्रेम ड्राई कर ली है। एक फ्रेम थी जिसे मैंने फैन के नीचे 15-20 मिनट रखा था, जो इजीली ड्राई हो गई, क्योंकि हमारे इधर का एटमॉस्फेयर राइट नाउ ड्राई है, बाहर धूप निकली हुई है। सेकंड जो हमारी फ्रेम है,
इसे मैंने 5 मिनट में ड्राई किया विद द हेल्प ऑफ हेयर ड्रायर से, मैंने इसे 5 मिनट में ड्राई कर लिया। तो आपकी जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप फ्रेम को ड्राई कर सकते हैं। मींस आपके पास टाइम हो, फैन के नीचे डस्ट फ्री एटमॉस्फेयर में उसे ड्राई कीजिए। आपको तुरंत फ्रेम बनाना है तो आप वो भी कर सकते हैं, आपकी फ्रेम लीजिए और हेयर ड्रायर से उसे ड्राई कर लीजिए। अब हम इस वीडियो के तीसरे पार्ट में आते हैं जहां हम सॉल्यूशन बनाएंगे, फोटो सेंसिटिव सॉल्यूशन हम बनाएंगे। तो इस फोटो सेंसिटिव सॉल्यूशन के बारे में ऑलरेडी मैं एक वीडियो बना चुका हूं इसके पहले यूट्यूब पे जो अवेलेबल है, मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, उस पर क्लिक करके आप देख सकते हो कि किस तरह से वो सॉल्यूशन वर्क करता है। हम जब इसके ऊपर प्रिंट आउट रखते हैं फिर एक्सपोज होने के बाद ऑल दैट, तो आपको अगर उसको और इन्फॉर्मेशन लेना हो तो वो वीडियो आप प्लीज देखिए। तो अब मेरे पास कुछ ब्रांड आप नजर आ रहे होंगे, आपको वो सॉल्यूशन बनाते कुछ ब्रांड मेरे पास है, जैसे ये लिंक इन का एक ब्रांड है मेरे पास, पिन कोड 0393 पिन कोड का, सॉरी क्रोमिनी का एक है मेरे पास, ये एक उसके बाद फोटोकिना का एक मेरे पास है CS5WR, ये वाटर बेस्ड इमल्शन है। और दूसरा अपना सोनाकोट स्क्रीन कोटिंग सॉल्यूशन फाइन कोट करके, ये 3 अलग अलग ब्रांड के मेरे पास इमल्शन है, इसे बोला जाता है इमल्शन। ठीक है, तो जब आपको ये वाला इमल्शन यूज करना है पिन कोड 0393 वाला, तो हर एक ब्रांड उनका इमल्शन किस तरह से यूज करना है उसकी गाइडलाइन देता है। जैसे ये इमल्शन अगर आपको यूज करना है तो आपको उनका कहना होता है कि आपको 3:1 का रेशो मेंटेन करना। 3:1 का रेशो, इसका मतलब क्या होता है, अगर आप 3 स्पून इसके ले रहे हो तो आपको 1 स्पून इसका लेना है। अब इसमें और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं, और पहले उसके बारे में और बता देता हूं और कुछ। जैसे सोनाकोट वाला बोलता है कि हमारा अगर इमल्शन आपको यूज करना है, ये फाइन कोट वाला, तो 10:1 का रेशियो लीजिए। मींस अगर आप 10 ढक्कन इसके लेते हो तो 1 ढक्कन आपको सेंसिटाइजर का लेना है। सेम ये भी कहते हैं, क्रोमिनी भी कहता है 10:1 का रेशियो, और ये जो है CS5WR, ये इसका भी कहना है कि 10:1 का रेशियो लेना। तो आपको ये याद रखना है, हर ब्रांड का अपना एक गाइडलाइन होती है, उनका जो इमल्शन होता है उसको किस तरह से यूज करना है। तो आपको अगर इस ब्रांड के अलावा और कोई ब्रांड खरीद रहा है तो दुकानदार से आपको पूछना जरूरी है, सर हम आपसे ये वाला सॉल्यूशन ले रहे हैं, इसको किस तरह से हमें यूज करना है, सर इसका रेशियो क्या है, इसमें कितना हमें सेंसिटाइजर मिलाना है या नहीं मिलाना है। ठीक है, एक रेडीमेड आता है उसमें आपको सेंसिटाइजर मिलाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली उसे स्क्रीन के ऊपर लगा सकते हैं, उसमें ऑलरेडी ये मिला हुआ होता है। ठीक है, तो काफी अलग अलग होता है, पर ऑब्वियसली ये सस्ते होते हैं काफी। बिगिनर्स के लिए मैं फिर से कहूंगा कि बिगिनर्स के लिए है, बिगिनर्स को मैं बोलूंगा कि आप जो सस्ता मार्केट में अवेलेबल है, अगर आपके एरिया में ये नहीं मिल रहा है, ये मिल रहा है, या कोई भी इमल्शन मिल रहा है, शॉप जो ओनर है उसको पूछना है कि इसको यूज किस तरह से करना है, इसका इमल्शन और इसका रेशो कितना है। तो अब इसके बाद आते हैं हम दूसरी चीज के ऊपर। अब आप 2 तरह से इसका रेशो डिसाइड कर सकते हैं। आपको पता तो चल गया कि 3:1 का रेशो लेना है। तो 3:1 का रेशो मींस मैंने बोला कि आपके पास एक कैप है, ढक्कन है, इसके ऊपर आप 3 चम्मच, अगर मैं यूज कर रहा हूं इसका पिन कोड 0393, तो इसके 3 चम्मच मुझे इसका लेना है इस ढक्कन के ऊपर, और 1 चम्मच इसका लेना। इसका सॉल्यूशन को शेक करना, अच्छे से बनाने के बाद कोटिंग करना, ये एक तरीका हो गया। इसमें क्या किया हमने, वॉल्यूम गिने, इससे ढक्कन से आपको क्या मिल रहा है, आप ढक्कन में जितना डाले वो वॉल्यूम हो गया आपका, तो वॉल्यूम के हिसाब से आप एक रेशियो डिसाइड कर सकते हैं 3:1, यानी 3 ढक्कन इसके 1 ढक्कन इसका, मींस 3 ढक्कन इसके, मैंने ये ले लिया है, 3 ढक्कन इसमें डाल दिया, मैंने एक पर्टिकुलर डब्बे में डाल दिया 3 ढक्कन। इसी ढक्कन का यूज करके इसमें सेंसिटाइजर डालूंगा मैं, 1 ढक्कन एग्जैक्टली सेम ढक्कन के ऊपर वो मिक्स कर दूंगा। सेकंड तरीका ये हो गया वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, अपने वॉल्यूम इसके ऊपर पर्टिकुलर वॉल्यूम में फिलअप किए इसे पर्टिकुलर ml में वगैरह वॉटेवर, और उसके बाद उसको मेजर किया आपने इसके ऊपर। उसका दूसरा जो तरीका मुझे पसंद है, मैं पहले ऐसे ही करता था, पर जो दूसरा बेहतर तरीका है, और इससे क्या होगा, आपको एक सॉल्यूशन की कंसिस्टेंसी मिलती है। ढक्कन में क्या होता है, कभी भी आपका इमल्शन ज्यादा गिर जाता है, कभी सेंसिटाइजर ज्यादा गिर जाता है, तो उससे थोड़ी गड़बड़ हो जाती है। आपका एक्सपोजिंग टाइमिंग होता है, उसके ऊपर भी फर्क पड़ता है। तो उससे अगर आपको निजात चाहिए, उसका सॉल्यूशन चाहिए कि परफेक्ट हमेशा सॉल्यूशन बने, तो उसका क्या है, तो आप दूसरा तरीका जो यूज कर सकते हैं, इसे वेट करके। ये आपकी वेविंग मशीन होती है, उसके ऊपर क्या करते हैं, उसे ऑन कर दूं मैं पहले, तो आप देख सकते हैं कि मेरा ये डब्बा है, इसका 0 ग्राम का भी इसका वेट मेरे को दिखा रहा है, क्योंकि इसको मैं नलीफाई कर दिया इसका वेट। ठीक है, तो ये 0 ग्राम मैंने इसका वेट कर लिया। सेकंड तरीका मैं क्या कर सकता हूं इसके बाद, कि इसका मेरे को, जैसे मैं यूज कर रहा हूं फिलहाल, ये दोनों इस तीनों को मैं यूज नहीं कर रहा हूं, ये मेरे पास ऑलरेडी थोड़ा सा बाकी है, तो मैं इसको यूज कर लेता हूं। तरीका सेम है, मैं अभी भी कह रहा हूं 10:1, और याद रखिएगा हर ब्रांड का जो ये होता है इमल्शन, इसका एक्सपोजिंग टाइम भी अलग अलग होता है, ये चीज याद रखना है। जरूरी नहीं कि इसको अगर मैं ये इमल्शन यूज करने का 6 मिनट के बाद मेरा सॉल्यूशन एक्सपोज हो रहा है, स्क्रीन एक्सपोज हो रही है, तो ये सॉल्यूशन भी यूज करने के बाद आपका स्क्रीन 6 मिनट में एक्सपोज होगा, ये जरूरी नहीं है। तो आप जिस शॉप से ये चीज खरीदोगे, शॉपकीपर को वो भी पूछना है इसका पर्टिकुलर एक्सपोजिंग टाइम कितना हो सकता है। ठीक है,
काफी फैक्टर डिपेंड करता है एक्सपोजिंग टाइम के ऊपर, आपकी लेयर कितनी आपने चढ़ाई है, आपका सोल्यूशन कौन सा, आपका कौन से ब्रांड का इमल्शन यूज कर रहे हैं, आपका जो लाइट सोर्स है वो कौन सा है, यूवी लाइट यूज कर रहे हो, एलईडी लाइट यूज कर रहे हो, सीएफएल लाइट यूज कर रहे हो, या फिर हैलोजन लैंप यूज कर रहे हो, 500 वैट का हैलोजन लैंप यूज कर रहे हो, या फिर 1000 वैट का आप हैलोजन लैंप यूज कर रहे हो। और एक स्टैंडर्ड सेटअप आप बना लीजिए। अगर आप हैलोजन लैंप में आपका अगर हाथ बन चुका है तब वही चीज यूज कीजिए, हैलोजन, उसको चेंज मत कीजिए। आप एलईडी लाइट में एक्सपोज करें तो सिर्फ एलईडी लाइट का फिर यूज कीजिए। तो ये चीजें ध्यान में रखना है। एक कोई तो भी, क्योंकि ये एक्सपोजिंग ही ऐसी एक चीज है क्रिटिकल स्क्रीन प्रिंटिंग में जिसे सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, आपको इसमें ट्रायल एंड एरर लेना ही पड़ता है, आपको गलतियां इसमें होनी ही है, कोई एक्सपर्ट सडनली नहीं बनेगा, आपको 5-10 अटेम्प्ट देने हैं, क्योंकि इसके ऊपर क्लाइमेट आपका इधर का कैसा है, ह्यूमिड क्लाइमेट में आप रहते हो, टेम्परेचर कैसा है, ड्राई एटमॉस्फेयर है किस तरह से, ये सारे फैक्टर आपके एंड रिजल्ट पे, आपके एक्सपोजिंग टाइमिंग पे इफेक्ट करते हैं। याद रखना, इमल्शन का ब्रांड कौन सा यूज कर रहे हो, आप लाइट सोर्स कौन सा यूज कर रहे हो, आप किस एरिया में रह रहे हो, वहां ह्यूमिडिटी ज्यादा है या उधर टेम्परेचर एकदम ड्राई टेम्परेचर, ये सब चीज फैक्टर करते हैं। इसलिए आप कोई भी एक सॉल्यूशन के साथ स्टिक रहिए, 5 से 10 ट्रायल एंड एरर लीजिए, आपकी गलतियां होने वाली है तो होने वाली है 100%, और वो एक बार आपको टाइमिंग मिल जाए एक बार तो उसी चीज के साथ फिर स्टिक रहिए। तो उसके बाद सॉल्यूशन बनाने के मैंने फिर से बोला कि 2 तरीके, एक वॉल्यूम के साथ जा सकते हो, दूसरे आप वेट के साथ जा सकते हो। तो मैं प्रीफर करता हूं अभी, अगर आपको अच्छे रिजल्ट चाहिए इसके लिए, क्योंकि इसमें आपको कंसिस्टेंट सॉल्यूशन मिलता है, एक यूनिक, आपको जो प्रॉपर जो प्रोपोर्शन होता है एग्जैक्टली आपको मिलता है, वो थ्रू आउट द टाइम मिलता है। तो मैंने इसको नलिफाई कर दिया, 0 पे ये सेट है, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेशियो कितना है 3:1। तो अगर मैं 30 ग्राम ये ले रहा हूं तो मुझे 10 ग्राम ये लेना है, अगर मैं 60 ग्राम ये ले रहा हूं तो मुझे 20 ग्राम ये लेना है, अगर मैं 90 ग्राम ये ले रहा हूं तो मुझे 30 ग्राम सेंसिटाइजर लेना है। समझ में आया, 3:1। तो फिलहाल मैं इसके अंदर इसको मैं थोड़ा शेक कर लेता हूं, थोड़ा सा बाकी इसमें देख लेते हैं। तो मैं कोशिश करूंगा इसके अंदर 90 ग्राम, मैंने इसमें 90 ग्राम अपना इमल्शन मिलाया, पिन कोड 0393 का। इसको भी मैं क्या करता हूं, नलिफाई कर देता हूं, 0 आ गया। तो 90, 3:1 मीन्स 90 ग्राम अगर मैंने ये डाला है तो मेरे को कम से कम ये 30 ग्राम इसके अंदर डालना जरूरी है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आप अगर इस तरह का वेट मशीन का इस्तेमाल करते हो तो आपको हमेशा सॉल्यूशन एक जैसा बनेगा, तो आपको जो एंड जो रिजल्ट रहेगा आपका वो भी आपको उस तरह से ही मिलेगा अच्छे से। थोड़ा सॉल्यूशन गिर गया, मैं इसको थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। ठीक है, आपको समझ में आ गया बड़ा बात क्या करना है। आप तो एक तो वॉल्यूम के साथ जा सकते हैं, कैप के साथ, या फिर आप वेट मशीन का, वेविंग मशीन का इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं इसको क्या करने लो, और सॉरी, इसको अच्छे से शेक कर लेना आपको, और इसको 5 मिनट सेटल होने देना है, कम से कम शेक करने का जिसे 5 मिनट सेटल होने दीजिए। मैं तब तक हाथ पोंछ लेता हूँ। और सेंसिटाइजर यूज करने का प्लीज अच्छे से हाथ धो लीजिए, ये थोड़ा पॉइजनस होता है, और अगर आपके घर में बच्चे हैं या फिर जहां रखते हो वहां बच्चे का रीच है तो प्लीज वहां मत रखिए, इसे थोड़ा सेफ साइड में रखिएगा। तो हमने सॉल्यूशन बना के रखा था, मैंने फिलहाल इस डब्बे में वो डाल दिया है सॉल्यूशन। और हमें करना किस तरह से कि इसे भी थोड़ा हम 30 डिग्री पे इसे टिल्ट करना है, और उसके बाद उसे स्प्रेड करना है। तो ये स्कूप है, ये मार्केट में इंच के हिसाब से मिलता है, जैसे 1 इंच होगा तो इसका प्राइस 48 रुपीज होगा, 10 इंच का है तो 480 रुपये। तो डिपेंड करता है आप कहाँ से खरीद रहे हो, किस तरह से खरीद रहे हो। और ये रिकमेंडेबल है, अगर आप इसे अरेंज कर सकते हो तो प्लीज आप इसे खरीदे। तो हमारे जो स्टार्टअप किट है उसमें आपको स्कूप तो नहीं मिलता, एक स्केल मिलती है, उसका यूज करके भी आप इसे स्प्रेड कर सकते हो। बट इजीएस्ट वे और यूनिफॉर्मली अगर आपको स्प्रेड करना है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन यू हैव। ठीक है, नहीं तो आप स्केल का भी यूज कर सकते हैं, ब्लेड का भी यूज कर सकते हैं। तो ये जो हमारा सॉल्यूशन है, अब इसे हम क्या करेंगे, इस स्कूप में डाल देंगे। स्कूप में डालने के बाद आप देख सकते हैं, इसे मैं थोड़ा आगे आने देता हूं। फिर इसके बाद हमारे स्क्रीन के ऊपर जो बॉटम है वहां तक ले जाने के, इसे डायरेक्टली धीरे धीरे स्प्रेड करता हूं। ठीक है, एक यहां से तो ये आपके ऊपर भी डिपेंड करता है, आपको कितनी पतली कोटिंग होना है, फिर आपको थोड़ी थिक कोटिंग होना है।
ठीक है। आपको अगर थीन कोटिंग चाहिए, पतली कोटिंग चाहिए, तो आप एक ही स्कूप कीजिए, एक ही बार कोट कीजिए। थोड़ी गाढ़ी होनी चाहिए तो आपको 2 बार आप स्कूप कर सकते हो, उसे आपको स्प्रेड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं पतली कोटिंग ही चढ़ा रहा हूँ, ज़्यादा जाड़ी नहीं चढ़ा रहा हूँ। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, जितनी जाड़ी रहेंगी तो वो भी अच्छा होता है, और पतली रहेंगी तो उतना कुछ फर्क नहीं पड़ता है। हाँ, रिजल्ट पे थोड़ा बहुत फर्क गिरता है, पर बिगनर्स को वो अभी आपको उतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ एक्सपोजिंग सीखना है इनिशियली। आपकी जितनी थिक लेयर रहेंगी, याद रखिए उसके ऊपर भी आपकी लेयर कितनी पतली है, कितनी जाड़ी है, उसके ऊपर भी एक्सपोजिंग टाइम आपका डिपेंड करता है। तो फिलहाल इसके ऊपर मैंने सिंपली एक थीन कोट चढ़ाया, जिसे हम बाद में एक्सपोज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये हमारी कोटिंग हो चुकी, काफी इजी थी, काफी ज्यादा टाइम नहीं लगता। और ये अभी मैं डेमो पर्पज के लिए दिखा रहा हूँ कि लाइट के बीच में कर रहा हूँ। आपको जब ये करना है, आपको याद रखना है कि वहां लाइट ज्यादा होना, कम लाइट में ही इसको आप इस तरह से स्प्रेड कीजिए। और बचा हुआ जो इमल्शन होता है इसके अंदर फिर से आप रख सकते हो, और 1 या 2 दिन 48 आवर्स के बीच में आप उसको फिर से यूज कर सकते हो। इसका नेक्स्ट स्टेप क्या, आपने कोटिंग कर लिया है, जो एक्सेसिव आप निकाल सकते हो, पर मेरे को दूसरी फ्रेम भी बनाना है तो मैं वो दूसरी फ्रेम के लिए यूज करूंगा। और इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसे एक डार्क रूम में आपको ड्राई करना होता है। अगर आपके पास डार्क रूम नहीं है बट इस तरह का बॉक्स है आपके पास, तो वन ऑफ द चीपेस्ट और बेस्ट थिंग है, आप इस तरह का बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉक्स में ड्राई करने का दूसरा फायदा है कि बॉक्स थोड़ा मॉइस्चर जो होता है वो एब्जॉर्ब भी अच्छे से कर लेता है। ये हमारी कोटिंग है, इसे मैं बॉक्स में बॉटम में रख देता हूं। इसमें स्पेस भी ज़्यादा रहती है, एयर ज़्यादा खेल सकती है। और इसके बाद जो आपके पास कपड़ा होगा कोई भी, ठीक है, इसके ऊपर आप डाल दीजिए। और इसे 2 घंटा 3 घंटा, जैसे अभी मेरे इधर जो है वो थोड़ा ड्राई एटमॉस्फेयर है, तो इसे ड्राई होने में मेरे ख्याल से जितना मेरा एक्सपीरियंस है 1.5 से 2 घंटा लगेगा। अगर आपकी इधर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है, थोड़ा टेम्परेचर डाउन है, तो शायद 2 घंटा 3 घंटा भी लगे। इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी है कि आप हेयर ड्रायर से एक साइड से यहाँ से इंसर्ट करके हेयर ड्रायर से भी आप इसे ड्राई कर सकते हैं, पर कोशिश कीजिए कि नेचुरली इसे ड्राई होने दीजिए। या फिर आपके पास घर में अंधेरा हो, अच्छे से पंखा लगाइए। और जब हमेशा याद रखिए कि फ्रेम को फ्लैट रखना है, खड़ी नहीं रखना है। हमेशा जैसे मैंने रखा फ्लैट रखना है। अगर आप खड़ी रखोगे तो जो सोल्यूशन होता है, अगर आपके ऊपर साइड में ज्यादा सोल्यूशन लगाऊंगा वो फ्लो होकर नीचे नीचे आ जाएगा। तो हमेशा आपको क्या करना है, जो आपकी फ्रेम रहेगी हमेशा फ्लैट, जैसे मैंने रखा है उस तरह से फ्लैट फ्लोर पे रखना है, कहीं भी रखना है उस तरह से फ्लैट ही आपको वो रखना है। ये चीज आपको हमेशा याद रखना है। तो अभी मैं दूसरी फ्रेम भी प्रिपेयर कर लेता हूँ, और 2 घंटे के बाद ये ड्राई हो जाएंगे अच्छे से। 2 घंटे के बाद फिर हमें एक्सपोजिंग करना है, ठीक है। तो इसके बाद हम एक्सपोजर बॉक्स के पास मिलते हैं। सो गाइज, हमने अभी 2 फ्रेम बना ली है। उसके बाद मैं अपना एक्सपोजर यूनिट का सेटअप आपको दिखाना चाहता हूँ। तो इसके बारे में भी थोड़ा आपको बता दूं। यहाँ जो मैं ट्यूबलाइट यूज कर रहा हूँ, ये अल्ट्रावायलेट लाइट्स है, 18 वैट्स वाले, और 18 इंच लंबे ये लाइट्स है। आप 15 वैट वाले भी, इवन 18 वैट वाले भी यूवी लाइट आप यूज कर सकते हो। अगर आपको यूवी लाइट आपके लोकल मार्केट में या फिर ऑनलाइन आपको लग रहा है कि काफी महंगे मिल रहे हैं, तो इसके जगह आप 2 फीट वाले एलईडी लाइट्स मिलते हैं, ट्यूबलाइट्स, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दोनों में फर्क इतना ही रहेगा कि आपको टाइमिंग एक्सपोज, जैसे ये 6 मिनट में मेरे लिए एक्सपोज हो जाते हैं, शायद आप अगर एलईडी लाइट यूज करें तो आपको 10 से 12 मिनट एक्सपोज करने के लिए लगेगा। तो ठीक है, आपके पास अल्टरनेटिव है। जरूरी नहीं कि मैं यूवी लाइट यूज कर रहा हूं तो आपको भी यूवी लाइट ही यूज करना है। आप इसके जगह एलईडी लाइट, सीएफएल लाइट भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर आप सेकंड चीज नोटिस करोगे इस एक्सपोजर बॉक्स के ऊपर, तो वह ये स्टॉपर स्ट्रिप। ये मैंने इंटेंशनली लगा था। तो काफी लोगों को इशू क्या जाता है कि आप फ्रेम रैंडमली कहीं भी रख देते हो, कभी यहां रह जाती है, कभी इधर रह जाती है। तो ये स्टॉपर देने का पीछे का पर्पस क्या होता है कि आपकी फ्रेम हमेशा एक जगह से ही स्टार्ट हो, मींस यहां से स्टार्ट होगी आपकी फ्रेम, तो आपको पता है कि आपकी ये फ्रेम यहां जाके स्टॉप होने वाली है। तो आपको हमेशा एक कंसिस्टेंसी मिलेगी जब आप उसे मशीन के ऊपर क्लैम्प करते हो। वो चीज मैं आपको बताऊंगा, वो आपको चीज समझ में आएंगी मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको हमेशा पहले क्या करना है, आपका एक्सपोजर बॉक्स बन गया, इसके बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। ये एक्सपोजर बॉक्स का जो डायमेंशन है वो 20 इंच विड्थ में और लेंथ में 30 इंच है। 20 बाय 30, 20 बाय 30 इंच का इसका डायमेंशन है। हाइट की अगर आप बात करते हो, यहां 7 इंच का ये बॉक्स है, 7 इंच, 20 इंच, 30 इंच, ठीक है। इसके अंदर जो मैं अल्ट्रावायलेट लाइट यूज कर रहा हूं वो 18 वैट वाले है। उसके जगह आप, मैंने जो आपको बता चुका है, एलईडी लाइट भी आप यूज कर सकते हो। उसके बाद मैंने स्टॉपर लगाया है। स्टॉपर की अगर आप लेंथ में के बारे में आपको किसी को कंफ्यूजन हो रहा होगा तो वो भी बता दूं। आपकी जो फ्रेम रहती है, जैसे मैं जो फ्रेम यूज कर रहा हूं 16 बाय 30 इंच की यूज कर रहा हूं, तो इसकी जो विड्थ है ये है 16 इंच वाली। तो एग्जैक्टली मैंने सेम डायमेंशन का यहां एक स्ट्रिप काटा है, और उसे फिर मैंने विद द हेल्प ऑफ
ये एक्चुअली आपको ये जो स्टिक आप ग्लू करते हो ना, इसके लिए भी मैं आपको एक चीज बता दूं, इसको फेविक्विक से आपको ग्लू नहीं करना है। एक्चुअली यहाँ एक सिंथेटिक रबर सॉल्यूशन करके मिलता है, जो आपने कभी साइकिल पंचर होती है, जो पुरानी साइकिल पंचर होती थी उसमें वो ग्लू लगाते हुए नजर आया होगा आपने, वो ट्यूब लगाते हैं पंचर सुधारने के लिए, वो उस तरह का एक सिंथेटिक रबर सॉल्यूशन रहता है, उससे ही आप ये स्टिक होगा आपका स्टॉपर होगा, उसको यहाँ स्टिक कीजिए, चिपकाइए। उसका रीजन ऐसा है कि ये इजीली आपको रब करने के बाद ये इजीली निकल जाता है, आपका ग्लास इससे खराब नहीं होता है। अगर आप इसके जगह आप अगर फेविक्विक यूज करते हो या कोई भी अलग सॉल्यूशन यूज करते हो जो काफी स्टिकी होता है, वो आपका ग्लास डैमेज कर सकता है, या उसको निकालते वक्त आपको काफी तकलीफ जा सकती है। तो बेटर सॉल्यूशन है आप इस तरह का, ये इसका भी मैं फोटो दिखा दूंगा, सो आपको एक आइडिया आ जाएगी। सिंथेटिक रबर सॉल्यूशन इसे बोला जाता है। तो मैंने कर लिया, मेरा पहला डाउट जो भी इश्यू था मैंने सॉर्ट आउट कर लिया। तो अब हमेशा मैं जब फ्रेम इसके ऊपर रखूंगा, मेरी फ्रेम हमेशा यहां से स्टार्ट होगी, तो मुझे हमेशा पता है कि मेरी डिजाइन मुझे अभी कहां रखना है। ये हो गया, मैंने स्टॉपर लगा दिया, मेरी फ्रेम लगा दिया। उसके बाद सेकंड चीज क्या करना है, अगर मुझे ये चीज एक्सपोज करना है फ्रेम, तो मैं क्या करूंगा, मेरे पास आपके पास एक परमानेंट मार्कर होना बहुत जरूरी है। तो मेरी ये फ्रेम रही। अब यहां आपको अंदाज, जैसे कि आपको कोशिश करना है कि ये जो पेपर है आपका A3 साइज वाला, वो एग्जैक्टली आपके फ्रेम के सेंटर में है। तो मैं भी वही कोशिश करूंगा। ये आपको अंदाजा लेना है कि ये मेरी फ्रेम एग्जैक्टली इसके सेंटर में है, और इसको थोड़ा सेंटर में ऐसे मैं थोड़ा एडजस्ट कर लेता हूं पहले फ्रेम अच्छे से। ओके, अब इसको मैं थोड़ा क्या करूंगा, इसको पुश करूंगा इस साइड से जब तक मैं स्टॉपर तक नहीं आता हूं। ठीक है, बहुत सिंपल है। मैंने पेपर कहीं भी रखा हो, पर इसको मैं स्लाइड कर रहा हूं तो वो मेश के साथ जा रही है आगे। मैंने स्टॉपर तक इसे ये कर दिया। अब मैं सिर्फ क्या करूंगा, फ्रेम को इससे ऊपर उठाऊंगा हल्के से। ठीक है, आपका पेपर वही के वही रहेगा, आपका पेपर वही के वही है। अब मैं इसको क्या करूंगा, इस कॉर्नर को मैं मार्क करूंगा। तो मुझे अभी ये कॉर्नर मिल गया पेपर का, ये भी कॉर्नर मिल गया मुझे पेपर का। तो इसके बाद जो मैं पेपर रखूंगा इसके ऊपर, तो मैं एग्जैक्टली पेपर कोशिश करूंगा इस कॉर्नर से स्टार्ट करने की, और थोड़ा 1-2 mm या 1 सेंटीमीटर तक भी होता है तो हम अपने मशीन के ऊपर उसे सेट कर सकते हैं। तो स्टॉपर से हमें फ्रेम कहां तक स्टॉप करना है वो पता चल गया, और इस पेपर को हमने रखने के बाद मार्किंग जहां से किया, तो हमको पता है कि नेक्स्ट पेपर अगर इसके बाद जो मुझे ये पेपर भी एक्सपोज करना है, ये प्रिंट, तो मुझे पता है ये पेपर को मैं एग्जैक्टली यहां रख के यहां से मैं स्टार्ट करूंगा। 1-2 mm इधर उधर होता है, उससे आपको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है उसमें। ठीक है, तो मैंने ये पेपर मेरा रख दिया है। फिर से मैं इस कॉर्नर पे जो मैंने मैच किया था उस कॉर्नर पे रख रहा हूं। आप कोशिश कीजिए कि पहले से सेलो टेप यहाँ काट के रख दीजिए। मैं हमेशा, मेरी आदत है, मैं सेलो टेप पहले से काट के यहाँ चिपका के रख देता हूँ, उससे टाइम भी बचता है और फास्ट आपका काम भी होता है। तो मैं यहाँ रख दिया, तो पहला कॉर्नर में इसे चिपका दिया। ओके, और लोगों को और मुझे काफी क्वेश्चन आते हैं इसके बारे में कि सर इसमें मिरर इमेज रखना पड़ता है क्या? नहीं, वो सब्लिमेशन आप जब डीटीएफ या ट्रांसफर रिलेटेड कोई भी प्रिंटिंग करते हो, जैसे डीटीएफ ट्रांसफर हो या फिर सब्लिमेशन ट्रांसफर हो या प्लास्टिसोल ट्रांसफर हो, तभी आपको मिरर इमेज करना पड़ता है। आप जब स्क्रीन प्रिंटिंग करते हो उसमें आपको मिरर इमेज करने की जरूरत नहीं, जो आपकी रेगुलर प्रिंट होती है उस तरह से आपको निकालना है। तो ये भी मैं कॉर्नर इसका सिक्योर कर लेता हूं, पोजीशन पे फिक्स कर देता हूं। देखो मैंने दोनों कॉर्नर कर दिया। उसके बाद इसे थोड़ा और स्ट्रेच करता हूं, इसको मैं थोड़ा फ्लैट करता हूं। एयर जो भी रहेंगी, एयर निकालना है आपको, थोड़ा फ्लैट करना है। ये सेलो टेप मैंने यहां लगा दी। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं, यहां से मैं थोड़ा फ्लैट कर दूंगा जितना हो सके, ज्यादा प्रेशर नहीं देना, ज्यादा खींचना नहीं है, हो सके तो ठीक है। हमारा पोजीशन पेपर का फिक्स हो गया, हमारे फ्रेम का भी पोजीशन फिक्स हो गया। तो इससे आपका काफी इशू सॉर्ट आउट हो सकता है कि हमें फ्रेम कहां से रखना है सर, हमेशा कहां रखो। तो इसे बोला जाता है स्टॉपर, और इससे जाता था पेपर मार्किंग। ये मेरा तरीका है करने का, हर एक जो एक्सपोजर करता है उसका अपना अपना तरीका होता है। ये तरीका मैंने डेवलप किया है, मुझे अच्छा लगता है। इससे भी अच्छे तरीके हो सकते हैं, इससे बुरे भी हो सकते हैं, आपको चूज करना है कि आपको क्या करना है। तो ये हो गया। तो इसके बाद मैंने जो फ्रेम सुखाने रखी थी वो फ्रेम में लेके आऊंगा, सिंपली उसे यहाँ इसके ऊपर पुट करूंगा और हम एक्सपोजर लाइट चालू करेंगे। उसके पहले और एक चीज बताना चाहता हूं कि आपने जो भी महंगे एक्सपोजर यूनिट होते हुए आपने देखा होगा, कहीं भी ऑनलाइन सेल होते हुए काफी महंगे मिलते हैं, 10,000 के ऊपर ही मिलते वो। ये जो ईवी यूनिट मैंने बनाया है वो 3 से 4,000 के बीच में बना हुआ है। और वो जो एक्सपोजर यूनिट है उनके साथ एक टाइमर भी आपको मिलता है। तो मैं इसमें टाइमर तो नहीं लगाया, पर मैंने उसका भी एक तरीका, अगर आपको टाइमर चाहिए होगा इस एक्सपोजर के साथ जिसे आप इजीली ऑपरेट कर सके, तो आप यूट्यूब पे आपने देखा होगा या फिर अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे देखा होगा, इस तरह का आपको एक स्विच मिलती है, वाईफाई स्विच इसे बोला जाता है। आपको ये फिलिप्स कंपनी का भी मिल जाएगा, काफी ब्रांड का आपको मिलता है। तो मैंने क्या किया कि आप इसे मोबाइल से इजीली कनेक्ट कर सकते हो। ये मेरे मोबाइल के साथ कनेक्टेड है,
ठीक है, तो नेटवर्क इशू जा रहा है। तो ये मैं इसको अपने मोबाइल से ऑपरेट कर सकता हूँ। देखो ये स्विच होती है, वाईफाई से कनेक्टेड होता है। इसे जब मैं चाहूँ बंद कर सकता हूँ, जैसे मैं इस पे ऑन है तो इसको बंद कर सकता हूँ, तो ये बंद हो गया, इसे ऑन कर सकता हूँ। इसके साथ इसे आप टाइमर भी सेट कर सकते हो, शेड्यूल कर सकते हो कितने टाइम कब चालू होना चाहिए, तो अपने काम की बात नहीं है। ये टाइम इसमें मैं 1 मिनट 6 मिनट, जैसे मेरा एक्सपोजर टाइमिंग जो है वो 6 मिनट का है, तो अगर इसमें 6 मिनट के लिए ओके करता हूँ, ठीक है, तो अब ये चालू है तो 6 मिनट के अंदर बंद हो जाएगा। अगर आपका ये पहले से ही बंद रहता है तो फिर यू गेटिंग माई पॉइंट कि आपको ये करना, ये आपको थोड़ा देखना पड़ेगा। सिंपल है कि अगर मैं इसको ओके कर देता हूं, ओके कर देता हूं इसको, तो इसके बाद अगर ये जो स्विच है, ये यहां लिख के आ रहा है डिवाइस विल बी स्विच ऑफ आफ्टर 6 मिनट, तो ऑटोमेटिकली ये 6 मिनट के बाद बंद हो जाएंगे ये लाइट्स। ठीक है, आपको ये चीजें ध्यान रखना। ओके, तो इसके बाद मैं अभी अपनी फ्रेम लेके आऊंगा, इसके बाद एक्सपोज करेंगे। इसको मैं फिलहाल बंद कर देता हूं यहां से, आपका कंट्रोल। तो ये स्विच है, आपको महंगी स्विच लेने की कोई जरूरत नहीं है। तो हमने पेपर अपना सेट कर लिए, हमने अपना स्टॉपर लगा दिए। अब ये जो मैंने डार्क रूम में सूखने के लिए फ्रेम रखा था वो फ्रेम में रख रहा हूँ, तो कितना ईजी है देखिए। मैंने फ्रेम रख दिया, मेरे स्टॉपर पे बराबर मार्किंग ले लिए, यहाँ टच हो रही है फ्रेम, मैं पूरा हर चीज चेक कर रहा हूँ। ओके, आई एम हैप्पी, ठीक लग रहा है मुझे। उसके बाद आपको ये स्पंज लेना पड़ता है, ये जरूरी चीज होती है। और इससे क्या होता है कि आप जब इसके ऊपर ये रखते हो और इसके ऊपर आप जब वेट रखते हो, जो वेट में रखने वाला हो, तो ये इस वेट को यूनिफॉर्मली, जो प्रेशर होता है वो स्क्रीन के ऊपर यूनिफॉर्मली इस प्रेशर को डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो आपका प्रेशर टॉप साइड में और बॉटम साइड में एक जैसे आता है, ओवरऑल एरिया में एक जैसे आता है। ये जरूरी है, आपको इस तरह का स्पंज लेना है, जरूरी नहीं कितना बड़ा हो। उसके बाद मैं इसके ऊपर प्लाईवुड रखता हूं और इसके ऊपर 3-3 kg के वेट रख देता हूं। ये इसलिए है कि आपका जो पेपर है, पेपर में अगर कुछ भी एयर आती है, कुछ भी आती है, वो एयर पेपर जो होता है आपका ग्लास के ऊपर टोटली फ्लैट हो जाए, अच्छे तरीके से फ्लैट हो जाए। उसके बाद फिर मैं से अपना मोबाइल लेता हूं, इसमें मैं टाइमर सेट कर देता हूं मेरा 6 मिनट का, और मैं इसे ऑन कर देता हूं। ठीक है, मैंने ऑन कर दिया है। यहां से मैं कंट्रोल कर सकता हूं टाइमर, फिर से सॉरी मेरे को सेट करना पड़ेगा 6 मिनट। ठीक है, तो ये 6 मिनट के बाद मेरा डिवाइस एग्जैक्टली बंद हो जाएगा। तो अभी मैं टेंशन फ्री रह सकता हूं, मैं कहीं भी घूम सकता हूं, मुझे उतना सोचने की बात नहीं है। तो ये 6 मिनट का ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा। मेरा एक्सपोजर जो टाइमिंग है यूवी लाइट के साथ ये 6 मिनट का है। तो इसके बाद हम इसे वॉश करेंगे और देखेंगे किस तरह से रिजल्ट हमें मिलता है। और ये सब चीजें आपको जो करना है इतने ब्राइट लाइट में नहीं करना है, याद रखिएगा। मैं ये डेमो पर्पस, एजुकेशन पर्पस के लिए इसलिए कर रहा हूँ, इससे आपके रिजल्ट के ऊपर भी थोड़ा इफेक्ट गिर सकता है। क्योंकि अगर आप इस लाइट में भी स्क्रीन को ज्यादा देर एक्सपोज होने देते हो, जो लाइट हमने लगाए, तो आपको स्क्रीन का जो रिजल्ट रहेगा एक्सपोजर रेट वो प्रॉपर नहीं मिलता। तो कोशिश कीजिए 0 पावर का जो लाइट मिलता है उसमें ये सब चीजें कीजिए। सो हमारे अभी 6 मिनट हो चुके हैं। ऑटोमेटिकली ये लाइट बंद हो गए, फिर से चालू, गलती से चालू हो गए थे। मैं वेट निकाल लेता हूँ। और अब इस फ्रेम को हमें वॉश करना है अच्छे से। सो फिर से मैं अपना जो मेरी गन है उसका इस्तेमाल कर रहा हूँ। सबसे पहले आपको हल्के से दोनों साइड से पानी लगा देना है। थोड़ी देर रुकना है, वो ऑटोमेटिकली आपको नजर आएगा कि स्क्रीन थोड़ी, आपको कुछ पैटर्न भी नजर आ रहे होंगे यहाँ स्क्रीन के। तो इसे मैं थोड़ा पानी झटक देता हूँ।
और इसे एग्जैक्टली इसके बाद क्या करना है आपको कि तुरंत हेयर ड्रायर लेना है आपका, और हेयर ड्रायर से इसे ड्राई कर देना। तो हमारी स्क्रीन काफी अच्छे से निकली है। हमने हमारी फ्रेम बना ली है। इसके बाद हम एग्जैक्टली सेम जो हमारी सेकंड प्रिंट थी उसके बारे में सेम प्रिंट हम बनाने वाले हैं। तो ये चीज़ होगी। और इस वीडियो में जो भी मैंने इक्विपमेंट्स यूज़ किए, जैसे ये चीज़ होगी, वाटर बॉटल होगी, वॉटएवर, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। अगर आपको उसके बारे में ज़्यादा पढ़ना है, देखना है, प्लीज़ आप जाके डिस्क्रिप्शन पढ़िए, आप उसको यूज़ कर सकते सेम प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि इस फ्रेम बनाने के बाद इसको किस तरह से प्रिंट करना है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है, प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब करना ना भूलिए इस चैनल को। अगर यूजफुल लगता है इसको प्लीज़ शेयर कीजिए, जो इसके बारे में क्यूरियस है किस तरह से टी शर्ट प्रिंट की जाती है। तो मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।